सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हम आदिकाल से संबंधित, इतिहास से संबंधित और भक्ति काल से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, जितने भी हमारे सामने आए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। काव्य पंक्ति क्या है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये किसकी है? देव की पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? देव की पंक्तियां हैं ये। देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? देव की पंक्तियां हैं। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। देव क्या है? रीतिबद्ध कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास और रस विलास। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? किससे माना है? केशवदास, बिहारी, चिंतामणि और मतीराम। तो किससे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से इन्होंने रीतिकाल का प्रारंभ माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किससे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, जिसमें भूषण, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देखिए, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो किसके थे? भूषण के थे। ठीक है, रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राज्य आश्रित कवि थे। ठीक है, महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा भी दिया था। महाराज छत्रसाल ने किसको दिया था? जो भूषण की पालकी जा रही थी उसको कंधा दिया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सन्नी कज्जल चख जख लगन। क्या है? यहाँ पे ये से है ना, इसका ख उच्चारण होता था। ठीक है, सन्नी कज्जल चख झक लगन, उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृप्ति हवे भोगवी, लही सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञागतता का कौन सा पक्ष हुआ है? तो देखिए, इसमें ज्योतिष ज्ञान का उनका पक्ष सामने आया है। किसका पक्ष सामने आया है? ज्योतिष ज्ञान का पक्ष सामने आया है। ठीक है, उत्तर देखते हैं। सनी कज्जल चख झख लगन, उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति हवे भोगवे, लही सुदेशु सब देहु। अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह ने के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न होता है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की भोग्यता के पक्ष का प्रकट हुआ है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? देखिए, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध हुआ है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से है संभवतः हुआ है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यह बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध हुआ, वह बहुत रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। अर्थात यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसमें कहा? हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। किसके लिए कहा है? बिहारी के संदर्भ में उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे क्या है?
रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर हवे झलके। क्या है? रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर हवे झलके। उक्त पंक्ति है वह किस कवि की है? तो देखिए यह किसकी है? चिंतामणि की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? चिंतामणि की पंक्ति है। देखिए, रसवंत कवितन को रस जो अखरान की ऊपर हवे झलके, उक्त पंक्ति चिंतामणि द्वारा रचित है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार से हैं। काव्य विवेक है इनका, काव्य प्रकाश, रस विलास, कवि कुल कल्पतरु इत्यादि। निम्नलिखित कवियों द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां कौन सी हैं? आगे देखिए, चिंतामणि के द्वारा क्या है? आखिन मूंदे बी के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे। फिर कुलपति मिश्र की क्या है? जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण में करियो। आगे क्या दिया है? केशवदास। केशवदास की क्या है? केशव केसन अस हर करी, बेरुन जस न कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कहीं कहीं जाही। ये किसकी है? केशवदास की है। वीरय वारिस रीति काव्य धारा में किस कवि की कृति है? देखिए, जो वीरय वारिस है वो किस रीति काव्य धारा में किस कवि की कृति है? तो किसकी कृति है? ये बोधा की कृति है। ठाकुर की है, बोधा की है, द्विजदेव और आलम। तो किसकी है? ये बोधा की कृति है। वीरय वारिस रीति काव्य धारा में रीति मुक्त के कवि बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति इश्कनामा भी है। क्या है? इश्कनामा। निम्नलिखित रीति मुक्त धारा के कवि और उनकी रचनाएं। देखिए, ठाकुर है रीति मुक्त धारा के कवि, उनकी है ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। ठाकुर के नाम से दोनों रचनाएं, ठाकुर शतक और ठाकुर रसक। फिर द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी। आलम की है आलम केली और सुदामा चरित। ठीक है। रीतिकालीन कवि केशवदास की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? क्या पूछा है कि रीतिकालीन कवि केशवदास की ये रचनाएं हैं, चारों रचनाएं केशवदास जी की है, लेकिन पूछा गया है कि इसमें प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसमें रतन बावनी नहीं है, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। तो कौन नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका ये तीनों प्रबंध काव्य हैं, जबकि रसिक प्रिया इनका प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है। क्या है? रसिक प्रिया एक इनका प्रबंध काव्य नहीं है, क्योंकि रसिक प्रिया है ये एक रीति ग्रंथ है और इसमें किसका? रस या श्रृंगार का ही वर्णन किया गया है। ठीक है। रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित जो रसिक प्रिया है वो प्रबंध काव्य नहीं है, क्योंकि बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है। इसमें रस मतलब श्रृंगार का वर्णन किया गया है। शेष तीनों कृतियां रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका इनके प्रबंध काव्य हैं। देखिए, केशवदास द्वारा रचित जो रसिक प्रिया है वो 1591 की रचना है। यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है। आगे देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। देखिए, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने क्या कहा? केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित जो रामचंद्रिका के आधार के ऊपर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्षिक, छंदमाला इत्यादि। चलिए, तुलसी गंग दुओ भये सुखविन के सरदार, ये पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भिखारी दास का कथन है। देखिए, भिखारी दास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दास जी कहा है। क्या कहा है? दास कवि कहा है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? भिखारी दास की पंक्तियां हैं। तुलसी गंग दुओ भये सुखविन के सरदार, ये पंक्तियां किसकी हैं? भिखारी दास की। भिखारी दास की इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग मतलब अकबर के दरबारी कवि थे और तुलसीदास की प्रशंसा की गई है। किसकी? जो तुलसी गंग दुओ भये, इसमें गंग कवि और तुलसीदास दोनों की क्या की गई है? प्रशंसा इसमें की गई है। आगे है, देखिए, भिखारी दास हैं वो क्या थे? टोगा प्रतापगढ़ में राजा हिंदूपति सिंह के आश्रित कवि थे। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, भिखारी दास की कितनी रचनाएं हैं? शब्द नाम कोश है इनकी, रस सारांश है, छंदरुणो पिंगल है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, विष्णु पुराण है, शतरंज सतिका और अमर कोश हैं। देखिए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, इनकी 8 रचनाएं महत्वपूर्ण यहाँ पे दी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नहीं? देखिए, विज्ञान गीता, बर्वे नायिका भेद, कवि कुल कल्पतरु और काव्यालंकार। क्या पूछा इसमें? केशव के द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए, कवि को कुल की चिंता है तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल क्या आएगा इसमें, जो कवि कुल, क्या पूछा इसमें? केशव दास के द्वारा रचित है। देखिए, तो कवि कुल कल्पतरु किसकी है? ये चिंतामणि की है। बर्वे नायिका भेद ये किसकी है? रहीमदास जी की है। काव्यालंकार किसकी है? तो ये अलंकार के कौन थे? भामय की हो सकती है शायद ये। और ये विज्ञान गीता है, ये किनकी रचना है? केशव दास की रचना है। तो क्या पूछा इसमें, कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? तो क्या आएगी? विज्ञान गीता आएगा। ठीक है, विज्ञान गीता केशव द्वारा रचित ग्रंथ है। जबकि देखिए, केशव दास का उपनाम अभी हमने पढ़ा था वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। देखिए, केशव दास के बारे में आप पढ़ेंगे। केशव दास का जन्म सन 1555 में बताया जाता है। ठीक है, इनका उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र था। कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ लेंगे हम। रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। देखिए, बर्वे नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोष्ठा आदि कृतियाँ किसकी हैं? रहीमदास जी की हैं। जबकि कवि कुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ अलंकारवादी आचार्य, देखिए भामह की ही रचना। देखिए, काव्य अलंकार किसकी है? भामह की है। और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है ना, वो वामन की है शायद। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं। क्या है? अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये देखिए, ये मतीराम की है, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। तो ये किसकी है? घनानंद की पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां बहुत बार आती हैं। ये देखिए कितनी बार आई हुई हैं। ठीक है, काफ़ी बार ये पंक्तियां आई हुई हैं। चलिए, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? घनानंद है। काव्य पंक्तियां हम दोबारा पढ़ेंगे। कौन सी काव्य पंक्तियां थी? अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं। क्या है? अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं। घनानंद रीति काल के ऋतु मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद 1689 में इनका जन्म और 1739 में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे तथा मुगल मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं ये करते थे। घनानंद ने सुजान सार, इश्क लता, इश्क नामा किसकी थी? तो बोधा की थी। इश्क लता किसकी थी? तो घनी थी। लता क्या होती हैं? घनी। और घनानंद की हैं ये। विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, रस केली वेली, यमुना यश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियां इनकी रचना है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है, जो दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। आगे है, मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ है फूल मंजरी, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को प्रथम ग्रंथ माना है। आगे है, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजे, कविता बनिता मित। उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का? तो किसका है ये? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण। तो किसकी है? केशवदास की पंक्तियां हैं ये। अलंकार से संबंधित पंक्तियां हैं। देखिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजे, कविता बनिता मित। ये किसकी हैं? केशवदास की रचना है, पंक्तियां हैं। फिर चिंतामणि की रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार। क्या है? चिंतामणि की है रीति सुभाषा कवित की बनरत बुध अनुसार। भूषण की है सुकविन हूँ कछु कृपा, समझू कविन को पंथ। मतीराम की है ते धनी ले ब्रजराज लखे, गृहराज करे अरुलाज संभारे। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? किसके बारे में कहा है? ठाकुर, द्विजदेव, बोधा, ग्वाल। किसके बारे में कहा है? तो रीतिकालीन कवि
ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के लिए कहा? तो देखिए ये किस कवि के लिए कहा? द्विजदेव के लिए कहा है। व्याख्या इसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन द्विजदेव के बारे में लिखा है। आचार्य शुक्ल ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। आचार्य शुक्ल ने ऋतु वर्णनों में हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। देखिए आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि जो इनका जो ऋतु वर्णन है उसमें क्या है? हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। द्विजदेव के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। द्विजदेव महाराजा मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में रखा जाता है। देखिए द्विजदेव को किस में रखा जाता है? रीतिबद्ध में भी और रीतिमुक्त में भी रखा जाता है। इनकी रचनाएं दो हैं, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी महाराज प्रताप नारायण के श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है। देखिए श्रृंगार लतिका है इनकी और श्रृंगार बत्तीसी, उसके ऊपर महाराज प्रताप नारायण सिंह ने क्या लिखी है? श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? देखिए रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? तो इनका है श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक और कारुणिक। तो क्या आएगा? प्रशस्तिपरक आएगा। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्तिपरक है। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसने दी थी? भूषण है वो वीर रस के कवि हैं, बिल्कुल राइट। चित्रकूट के सोलंकी राजा जो रुद्र हैं उन्होंने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण को पालकी, जो भूषण की पालकी है उसको कंधा दिया, जिसमें भूषण ने कहा था, क्या कहा था? सेवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। अगला क्वेश्चन है 15। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। देखिए हिंदी में जो रीति का प्रयोग है वो साधारणतः किसके लिए होता है? लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों के काव्य में विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। यह कथन किसका है? शायद यही क्वेश्चन पूछा है इसमें, यह कथन किसका है? तो किसका है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद। तो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। याद रखेंगे आप ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये किसकी हैं? किसने कहा ये? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। रीति के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आचार्य विश्वनाथ ने रीति काव्य को उपकारक मानते हैं। क्या मानते हैं? रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल को नाम से ही इनको मान्यता दी है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो अभी हम पढ़ रहे थे। रीति काल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, कौन है? विश्व प्रसाद मिश्र हैं। रीति काल को श्रृंगार काल विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है। जबकि रीति काल का नामकरण इस प्रकार से है। रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीति काल रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने कहा है। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? पूछा आपसे। क्या है? नहीं है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी इस नहीं और हाँ में। ठीक है, काव्य विवेक किसकी है? चिंतामणि की है। सेवा बावनी किसकी है? भूषण की। वृत्त कौमुदी मतीराम की है। प्रताप सिंह विरुदावली ये किसकी है? सेनापति की है। तो इसमें कौन सी रचना सुसंगत नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए प्रताप सिंह विरुदावली है वो सेनापति की नहीं है। किसकी है ये? देखिए प्रताप सिंह जो विरुदावली है वो किसकी है? पद्माकर की रचना है। ठीक है, किसकी है? पद्माकर की रचना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसकी। रीतिकालीन कृति प्रताप सिंह जो विरुदावली है वो सेनापति की रचना नहीं बल्कि पद्माकर की रचना है। सेनापति की प्रमुख रचना कवित्त रत्नाकर है। आगे देखते हैं। देखिए केशवदास के कृतित्व विषयक में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है। यहाँ पे भी क्या पूछा है? नहीं है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच में विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है।
चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं। तो क्या पूछा इसमें कि कौन सा कथन इनका सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखिए, रामचंद्रिका की कथा में क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुरूप विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यही इनका उपयुक्त कथन नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यह कथन केशवदास के कृतित्व विषयक से सही नहीं है। केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी में कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित की गई है, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से समान साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए इनका सबसे अधिक कल्पना किसमें है, अलंकार संबंधी है। आगे है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार, काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास, रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि, काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्णव पिंगल। तो क्या पूछा है इसमें कि सभी रचनाएं भिखारी दास की नहीं, भिखारी दास की हैं। तो कौन कौन सी हैं, देखिए इसमें काव्य निर्णय है, रस सारांश है और छंदोर्णव पिंगल है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, भिखारी दास की हैं, बाकी इनमें रचनाएं नहीं हैं। देखिए, श्रृंगार निर्णय इनकी रचना है, लेकिन रसराज मतीराम की रचना है और वृत्त विचार किसकी है, दशरथ की रचना है। फिर इसमें देखिए, काव्य निर्णय इनकी रचना है, लेकिन जो शब्द रसायन है ये इनकी रचना नहीं है, क्योंकि शब्द रसायन या उसे हम काव्य रसायन भी कहते हैं, ये देव की रचना है। फिर इसमें देखिए, रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि, तो रस पीयूष निधि किसकी है, सोमनाथ की रचना है। ठीक है, सोमरस पीते हैं आजकल के बच्चे, ऐसे सर ने कहीं पे पढ़ाया था। तो देखिए, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल, ये सभी किसकी हैं, भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास का जन्म टेंगा प्रतापगढ़ में हुआ था। इनका रचनाकाल 1725 से 1760 के बीच माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज, सतीका। देखिए, अन्य कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से। देखिए, ये जो वृत्त विचार हमने पढ़ा वो दशरथ की है, रसराज रचना है वो मतीराम की है, शब्द रसायन या उसे हम काव्य रसायन भी कहते हैं, और राग रत्नाकर, एक राग रत्नाकर है इनकी, ये किनकी है, देव की रचना है। सोमनाथ की रस पीयूष निधि है और सूरती मिश्र की रस रत्नाकर है। ठीक है, आगे देखते हैं, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन इनका सही नहीं है, पूछा है, क्या है, सही नहीं है। रसराज और ललित लालाम इनकी विशिष्ट ख्याति के लिए मुख्य आधार है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, आगे क्या है, रसराज श्रृंगार रस में नायिका भेद ग्रंथ है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, रसराज में नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, बिल्कुल ये गलत है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। देखिए, रसराज में नायक नायिका में अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध है। मतीराम से संबंधित उक्त कथन सही नहीं है। मतीराम का जन्म सन 1617 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार है। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज की नायिका लज्जाशील और नायक निष्कपट है। ठीक है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है। इनकी कविता वीर रस की है, तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि ये वीर रस प्रधान काव्य करते थे। शिवराज भूषण छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि विभूषित की थी। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। तो देखिए, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं, इसमें देखते हैं हम। शिवभूषण और छत्रसाल दशक इसके प्रबंध काव्य हैं, जबकि क्या है, ये प्रबंध काव्य नहीं है। इसमें बी ऑप्शन इसमें गलत बताया गया है। ठीक है, बाकी सभी तीनों क्वेश्चन इनके सही हैं। आगे देखते हैं इनका उत्तर। देखिए, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। उपयुक्त कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है।
कवि भूषण कृति जो शिवराज भूषण है वो एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है जिसमें 99 अलंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं, सॉरी 99 अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं और शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र से स्रोत उठाया है। कुल 105 अलंकारों का प्रयोग ही किया गया है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, तो किसका है? 105 अलंकारों। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिसमें शिवाजी के चरित्र, तत्कालीन इतिहास और शिवाजी के संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्तिपरक काव्य है जिसमें 10 कवितों में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। देखिए, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए। उक्त कथन किस काव्य का है? देवकृत जो सुख सागर तरंग है उनको नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए, ये क्या है? ये उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, मिश्र बंधु विनोद का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये किसका कथन है? देवकृत जो सुख सागर तरंग है उसको नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। देवकृत जो सुख सागर तरंग है उसमें नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए, उक्त कथन किसका? डॉक्टर नगेंद्र का। कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों के लिए लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। सुख सागर तरंग का संपादन 1897 ईस्वी को मिश्र बंधु के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया था। देखिए, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके लिए कहा है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न के समान माना जाता है। शुक्ल जी का कथन किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो आप सभी को पता है कि बिहारी सतसई में 713 या कहीं कहीं पे 719 दोहे मिलते हैं और इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान माना जाता है। देखिए, इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन कवि बिहारी की बिहारी सतसई के विषय में है। कवि बिहारी का जन्म 1595 में लगभग 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रसवादी कवि मानते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र इन्हें ध्वनिवादी कवि मानते हैं। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह थे। बिहारी सतसई 713 दोहों का मुक्तक रचना मानी जाती है जिस पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इनके आधार ग्रंथ हैं गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरुक शतक। देखिए, इनके आधार ग्रंथ पूछे बिहारी सतसई के आधार ग्रंथ कौन से हैं? तो गाथा सप्तशती है, आर्या सप्तशती है और अमरुक शतक है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितने आंसर आपको मिल रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि संपूर्ण यूरोप में अगर बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना देखें तो हमें प्राप्त नहीं होती है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। पदम सिंह ने क्या कहा है? शक्कर की रोटी कहा है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। क्या है बिहारी सतसई? रसिकों के हृदय का हार है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें स्थापना और तर्क है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होती है उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप में वर्तमान थी। क्या पूछा है? कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होती है उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप से वर्तमान में थी। तो देखिए, ये दोनों कथन सही हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक के लिए भाषा की समाज शक्ति की और कल्पना की समाहार शक्ति को आवश्यक बताया।
उनके अनुसार मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस आधार पर स्थापना, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होनी चाहिए उतनी मुक्तक की रचना में सफल होगी, यह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप से वर्तमान थी और ये दोनों ही कथन सत्य हैं। स्थापना है, जिसकी रचना देखिए, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही और गलत है, तो इनमें भी ए और आर दोनों ही सही है। इसमें भी क्या है, ए और आर दोनों ही सही हैं। इसमें आएगा सी ऑप्शन। देखिए ए और आर दोनों ही सही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि भूषण के लिए कहा है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहेगी, और उपयुक्त कथन सही है। प्रेम की पीर और इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा है, तो देखिए प्रेम का पीर और इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ है। ये किसके लिए है, तो ये आलम के लिए है। किसके लिए है, आलम के लिए इन्होंने लिखा है, कहा है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रेम का पीर और इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ। शुक्ल जी ने ये कथन आलम के लिए कहा है। रीतिकालीन कवि आलम प्रेम उन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार उनके अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। ठीक है, आलम की प्रमुख रचनाएं हैं माधव नाल कम कंदला, प्रेमाख्यानक काव्य है, सुदामा चरित, श्याम स्नेही आलम के लिए। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार, कृपाकंद और यमुना यश। ठाकुर की रचना दो हैं, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। रसखान की प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। अगला क्वेश्चन है 27। जेहि महाब्रजभाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजनाथ और मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर है 27। क्या है, नेहि महाब्रजभाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, ये ब्रजनाथ जी के द्वारा की गई है। देखिए ये क्वेश्चन, इससे संबंधित जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां देकर क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे, ये देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, लेकिन अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है ये। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की उपयुक्त काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ द्वारा की गई है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 के बीच स्वीकार किया गया। घनानंद की कविताओं में ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित नाम से संग्रहित किया है। उपयुक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद के रीति मुक्त कविताओं के गर्भ गूढ़ अर्थ को समझने के लिए किसी व्यक्ति का होना अनिवार्य है। देखिए, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी ने उक्त कथन किस कवि के लिए कहा है। देखिए किस कवि के लिए कहा है, ये देव के लिए इन्होंने कहा है। बिहारी, मतीराम, भूषण और देव, तो किसके लिए कहा है, देव के लिए इन्होंने कहा है। दोबारा पंक्तियां पढ़ते हैं हम। देखिए किसके लिए, देव के लिए क्या कहा उन्होंने, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। कौन थे प्रतिभा संपन्न, देव थे। ठीक है, शुक्ल जी का उपयुक्त मत रीतिकालीन कवि देव के विषय में है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। रामचंद्र शुक्ल बिहारी के संदर्भ में कहते हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं हुई है। रामचंद्र शुक्ल मतीराम के संदर्भ में कहते हैं और वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल भूषण के संदर्भ में ये कहते हैं। देखिए किस किस कवि के बारे में ये क्या क्या कहते हैं आप याद रखेंगे। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है पूछा है।
कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल ठीक है। कवित्र रत्नाकर आद्यतन रामचरित्र और राम भक्ति भावना के ओतप्रोत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। फिर क्या है, श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो क्या पूछा इसमें, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो कौन सा विवरण सही नहीं है इनके बारे में, तो देखिए, जो कवित्र रत्नाकर आद्यतन रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है, यही कथन इनका सही नहीं है। बाकी तीनों कथन इनके सही हैं। बी, उत्तर है बी। देखिए, कवित्र रत्नाकर आद्यतन रामचरित्र और राम भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है, सेनापति के संदर्भ में यह विवरण सही नहीं है। रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृति कवित्र रत्नाकर है। देखिए, इसमें पहले तरंग में छंद संख्या 5 है और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख है। देखिए, जो रीतिकालीन कवि सेनापति है उनकी प्रसिद्ध कृति क्या है, कवित्र रत्नाकर है। इसके पहले तरंग में छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख मिलता है। देखिए, यह 5 तरंगों में विभाजित है। जो कौन सी रचना है इनकी, कवित्र रत्नाकर, ये कितने तरंगों में विभाजित है, तो 5 तरंगों में विभाजित है। पहले तरंग में कुल कितने कवित हैं, 96 कवित, जिसमें श्लेष वर्णन दिया है। दूसरे तरंग में कुल 74 कवित हैं, जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे तरंग में कुल 62 छंद हैं, जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में 76 छंद हैं, जिनमें राम कथा और का चित्रण है और चुने हुए ओज गुण की प्रधानता वाले प्रसंगों का। पांचवें तरंग में कुल 86 छंद हैं, जिसमें राम रसायन का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन है ये आज का। आगे के कवि रिझे तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमरिन को बहानो है। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं, आपने बार बार पढ़ा भी होगा उनको। आगे के कवि रिझी तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमरिन को बहानो है। किसकी काव्यांश है ये, भिखारी दास, केशवदास, पद्माकर और द्विजदेव। क्वेश्चन नंबर 30, और ये किसका है, ये देखिए भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। आगे के कवि रिझे तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमरिन को बहानो है। किसकी रचना है, भिखारी दास। देखिए, भिखारी दास को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में दास कवि कहा है, ये आप याद रखेंगे। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ के टोंगिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश, और रचना काल इनका 1725 से 1760 माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश, शतरंज शतीका। उक्त काव्यांश में भिखारी दास ने कविता कर्म के संदर्भ में कहा कि आगे के कवि रिझे तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही सही है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक, अगले क्वेश्चन करेंगे अपनी अगली क्लास में। बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका शुभ दिन रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।